नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय इतिहास मौर्य वंश का ये पार्ट 2 है। पहले मौर्य वंश चला था, अब मौर्योत्तर भारत के कुछ प्रश्न देखते हैं। इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ वगैरह वगैरह के आपके पूरे डिटेल से जानकारी दी जाएगी। आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं मौर्योत्तर भारत का 21 नंबर। कल 20 तक हो चुका था, 21 से देखते हैं। क्वेश्चन है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें सही आंसर है कि कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण का मुद्रा जारी किया था। अब देखिए, इस स्वर्ण मुद्रा आता कहाँ से था और इतना स्वर्ण मुद्रा कुषाण के पास आया कहाँ से? तो कुषाण के पास जो था स्वर्ण मुद्रा का बृहत भंडार था, जिसे कुषाण शासकों ने एशिया के अल्टाई पहाड़ों पर और रोम से प्राप्त किया था। रोम और अल्टाई पहाड़ से प्राप्त किया था। रोम, अल्टाई पहाड़ से कुषाण शासकों ने स्वर्ण प्राप्त किया था। स्वर्ण सिक्कों का प्रारंभ कुषाण शासक, सर्वप्रथम वह कुषाण शासक था भीम कडफिसेस, जिसके काल में स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम बना था। तथा कनिष्क के समय में आते आते कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे, और कनिष्क के समय आते आते स्वर्ण मुद्रा भारी मात्रा में निर्माण होने लगा, और कुषाण काल की स्वर्ण मुद्रा की शुद्धता सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए। कलिंग वंश के महान शासक खारवेल थे। हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग प्रदेश के शासक खारवेल का उल्लेख मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख से हाथी गुफा। खारवेल जो था वह चेदी वंश का शासक था। खारवेल चेदी वंश का शासक था। खारवेल की उपाधियां जो थी वह था महाराज, महामेधवाहन एवं कलिंगधिपति। ये खारवेल का उपाधि था, और वह खारवेल जो था जैन धर्म का संरक्षक था। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं रिलेटेड, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए ये क्वेश्चन, निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं। वंश है मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। तो देखिए, मौर्य वंश जो था उसके काल में बता रहा हूँ। मौर्य वंश का काल 323 से 184 ईसा पूर्व तक रहा, और शुंग वंश का 185 से 73 ईसा पूर्व तक रहा, और कुषाण वंश का 58 ईसा पूर्व से 174 ईस्वी तक रहा, और गुप्त वंश का 319 से 550 ईस्वी तक रहा। इसीलिए सबसे प्राचीन इसमें हो गया मौर्य, उसके बाद शुंग, उसके बाद कुषाण, उसके बाद गुप्त। एक बार लिख भी दे रहा हूँ। मौर्य वंश का हो गया 323 से 184 BC। उसके बाद आ गया शुंग वंश। शुंग वंश का आ गया आपका 185 से 73 BC। उसके बाद आ गया कुषाण का 58 BC से 174 ईस्वी, और गुप्त का 319 से 550 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। उसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर है। वे
श्रीगुप्त जो थे वे एक सामंत राजा थे, उन्हीं के नाम से आगे इस वंश का नाम गुप्त वंश पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इतिहासकार स्मिथ ने कहा था। स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का प्रमुख शासक था, जिसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। समुद्रगुप्त को वीणा वाले मुद्राओं पर बजाते हुए देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले वे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाने जाते थे। विक्रमादित्य ने 375 से 415 ईस्वी तक लगभग 40 वर्ष तक शासन किया था। 375 से 415 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। अब कैसे ये उपाधि मिली? तो गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली एवं चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की कुछ उपाधियों के बारे में बताते हैं। तो उनकी उपाधि थी विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत के नाम से जाना जाता था उसे। ये उपाधि बहुत ही प्रचलित हुई और ये विक्रमादित्य 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है, गुप्त काल को, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अब क्यों कहा जाता है, देखिए, गुप्त काल में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। चारों ओर शांति का माहौल था। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी, जिसके कारण भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाए थे, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। देखिए, यह लौह स्तंभ जो है यह मेहरौली दिल्ली में है। मेहरौली दिल्ली, ब्रैकेट में दे दीजिए दिल्ली। दिल्ली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इसकी विशेषता यह है कि आज भी इसकी चमक, जो बनवाया था इन्होंने, वह धुंधली नहीं हुई है। इस पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो कुतुब मीनार के पास मेहरौली में लौह स्तंभ बनवाए थे, वह अभी तक धुंधला नहीं हुआ है और उसमें चंद्र नामक राजा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। अब देखिए, गुप्त राजाओं जो सिक्के जारी करते थे वे रूपक कहलाते थे। अब इनका निर्माण क्षत्रप सिक्कों की तरह किया जाता था।
इन सिक्कों का वजन कितना था? क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के का वजन कितना था? तो इस सिक्के का वजन 30 ग्रेन से 35 ग्रेन तक होता था लगभग में सिक्के का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, वराहमिहिर थे एक महान कवि, खगोलविद, दार्शनिक, ज्योतिषी। तो वराहमिहिर एक प्रसिद्ध खगोलविद थे। अब ये कब के खगोलविद थे? तो 6ठी सदी में ये खगोलविद थे। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र पर बहुत से पुस्तक लिखे। उनमें कुछ पुस्तक के नाम बता रहा हूँ। बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका। बृहत संहिता में क्या है? प्रश्न देखिए, बृहत संहिता नामक बुक लिखा, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता में क्या है? इसमें नक्षत्र विद्या का उल्लेख है। नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र और प्रकृति इतिहास जो होता है, भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन मिलता है बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अब ये कब आया था, क्यों आया था, वो जानते हैं। चीनी यात्री फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में लगभग 399 ईस्वी में भारत आया था। 399 एडी, ईस्वी को एडी कहते हैं, आया था तथा 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न भागों का उसने भ्रमण किया। 414। इसका जो उल्लेख था वह था कि बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करना तथा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए जगहों का देखना और उनके बारे में शिक्षा प्राप्त करना था। फाहियान का जन्म जो था वह चीन के वुयांग नामक स्थान पर हुआ था। फाहियान का जन्म, क्वेश्चन पर एकदम ध्यान लगा के सुनिए, फाहियान का जन्म चीन के वुयांग नामक स्थान पर हुआ था। लिख देता हूं, वुयांग। फाहियान का जन्म यहीं हुआ था, वुयान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, उल्लेखित राजाओं का निम्न में से कौन सा एक कालक्रम सही है? आपके सामने दिए गए हैं 4 ऑप्शन। इसमें से पहले कौन था, उसके बाद कौन था और उसके बाद कौन आया? तो देखिए, इस ऑप्शन के अनुसार समुद्रगुप्त के पश्चात उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, वे राजा बने थे और उनके पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र कुमारगुप्त प्रथम राजा हुए। कुमारगुप्त के बाद जो था वह स्कंदगुप्त राजा हुआ। इसलिए ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन किसके समय हुआ था? आखिर कौन था वो वजह? तो इसमें हून आक्रमण जो था वह गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था। वो कैसे, देखते हैं, सुनिए। गुप्त साम्राज्य के पतन में हुनों का आक्रमण विशेष रूप से उल्लेख है। स्कंदगुप्त ने हुनों को परास्त तो किया था तथा उसने उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित करने का भी प्रयास किया, नहीं किया। बार बार हुनों के आक्रमण के बावजूद गुप्त राजाओं ने उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई
जिसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? तो स्कंदगुप्त ने आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी। अब स्कंदगुप्त के बारे में कुछ बताते हैं। स्कंदगुप्त एवं हुनों के मध्य जो था संघर्ष के विषय में जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, चंद्रगर्भ परीक्षा अभिलेख एवं चांद्र व्याकरण तथा कथा सरित सागर में प्रकाश पड़ता है। जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को मल्लेच कहा गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है किस अभिलेख में हुनों को मल्लेच के नाम से जानते हैं, या किस अभिलेख में हुनों को मल्लेच का उल्लेख मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त ने हुनों को परास्त करने के पश्चात कर्मोदित्य की उपाधि धारण की थी। कर्मोदित्य ये स्कंदगुप्त की उपाधि थी। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने सारंग धारण करने वाले भगवान विष्णु की मूर्ति भीतरी स्तंभ, जिसे जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जानते हैं, उसमें स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन शासनकाल में नाटककार थे। ऑप्शन बी है गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है गुप्त काल के कवि थे। कालिदास गुप्त काल के कवि थे। देखिए, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन संस्कृत के महान विद्वान एवं कवि थे। कालिदास किसके समकालीन थे? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के समकालीन थे, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक बुक की रचना की थी और कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध डैश थे। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, आर्यभट्ट गुप्त काल में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे। उन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली विश्व को प्रदान की और इनकी पुस्तक सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टियम प्रसिद्ध है। सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था? तो कुमारगुप्त जो था वह गुप्त शासक में शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था। कैसे? गुप्त काल का लगभग 40 वर्ष का शासन शांति एवं सुव्यवस्था का काल माना जाता है। समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया उसे कुमारगुप्त ने सुसंगठित ढंग से एवं सुशासित बनाए रखा तथा उसने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री हेनसोंग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? चीनी यात्री हेनसोंग ने हर्षवर्धन के समय में भारत का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, चीनी यात्री हेनसोंग जो था वह 629 ईस्वी से 644 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान
भारत में रहा। उसने अनेक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। कन्नौज की धर्म सभा का वह अध्यक्ष भी बना, जिसका उद्देश्य महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांत का प्रचार करना था। उसने हेनसोंग ने सी यू की नामक ग्रंथ की रचना की थी। हेनसोंग ने सी यू की नामक ग्रंथ की रचना की। और भारत में वह लगभग 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। सी यू की में उसने 138 देशों का वर्णन किया है। उसके अनुसार उस समय हर्षकालीन समाज जो था उसका वर्णन उसने विशेष रूप से हेनसोंग ने किया। और उसके अनुसार उस समय सिंध का राजा शूद्र था। हेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। कुछ और क्वेश्चन। हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय जो था नालंदा बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया था? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। किस बौद्ध संत और चीन से आए भारत तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया था? तो वह जो था वह था आई चिंग, ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न उठता होगा कि ये आई चिंग किसका नाम है और ये आई चिंग है कौन? आई चिंग को इत्संग के नाम से जानते हैं। इतिसंग लिख देता हूं, इतिसंग के नाम से आई चिंग को जानते हैं। यह जो था 700 से 712 ईस्वी के मध्य लगभग 56 ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया था। हेनसोंग के पश्चात इत्संग ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे यह कहा था? तो सर्वप्रथम यह हेनसोंग ने कहा था, जो आपके ऑप्शन नंबर 1 में करेक्ट आंसर है। चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसकी भारत यात्रा का वृत्तांत सी यू की के नाम से जानते हैं, जिसमें 138 देशों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यात्रियों का सही कालानुक्रमण है? मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसोंग, इत्संग, थॉमस रो। तो इसमें सही कालानुक्रमण जो है वह आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है, हेनसोंग, इत्संग, थॉमस रो। अब मैं इस सब का शासनकाल आपको बता देता हूँ, कब से कब तक कौन आया कौन रहा, सिर्फ सुनिए। मेगास्थनीज जो था वह सर्वप्रथम 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, मेगास्थनीज। उसके बाद फाहियान, देखिए फाहियान 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, उसके समय आया था। हेनसोंग पहले भी बता चुके हैं, 6 से 29 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय आया। इत्संग भी बता चुके हैं, 700 से 712 ईस्वी में रहा। थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी के मध्य मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का प्रतिनिधि था। ऑल टू ऑल क्वेश्चन सॉल्व। मेगास्थनीज 305 BC, हेनसोंग
आपका 375 से 415। उसके बाद फायोन का हुआ, फायोन का 375 से 415। हैंसोंग 629 है। और इत्संग का 700 से 712 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने शासन किया था। हर्षवर्धन ने लगभग 7वीं शताब्दी के दौरान भारत पर शासन किया, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर है। अब देखिए 7वीं सदी में कब शासन किया था। हर्षवर्धन जो था पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी 606 से 647 तक शासन किया था। 647। इसकी राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है। हर्ष की आत्मकथा बाणभट्ट ने लिखी है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अब बाणभट्ट कौन था, देखिए हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे और उन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की। हर्षचरित में किसका वर्णन आता है, वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत हर्षचरित है। हर्षचरित इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम प्रयास जो था, सफल प्रयास कहा जाता है। इसमें हर्षचरित में 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम 3 उच्छ्वास में बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी तथा शेष 5 में सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा है। सिर्फ आप सुनिए, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। तो बाणभट्ट आपके ऑप्शन नंबर डी, दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय रहे थे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक का नाम रत्नावली है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। और हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था। हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अब इस कैसे हराया था, देखिए हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हो गई। ठीक, परंतु सुधाकर चट्टोपाध्याय का विचार है कि इन दोनों राजाओं के बीच होने वाला युद्ध अंतिम युद्ध यह नहीं था जो हुआ था 634 में। 643 ईस्वी में हर्ष का कोगोंद पर आक्रमण पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध हुआ था, जिसको जीतकर हर्ष ने अपनी पुरानी पराजय का बदला ले लिया तथा पुलकेशिन द्वितीय के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था। तो हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ नालंदा में स्थित था, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए नालंदा बौद्ध मठ जो था वह गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल 415 से 454 स्थापित कराया था। वह हर्षवर्धन के राज्यकाल में भी स्थित था। जय माता दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाया जाएगा और आपको समझाने का बहुत प्रयत्न किया जाएगा।
जय माता दी।